उपेंद्रनाथ अश्क के इतनी सी बात एकांकी के 3 पीपीटी हम अध्ययन कर चुके हैं। अंतिम भाग है इसका ये, जिसका एकांकी कला के आधार पर समीक्षा की गई है। उसके अंतिम मुद्दे इसमें शामिल हैं। बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं पर महत्वपूर्ण ज़्यादा है, क्योंकि यही एकांकी को या नाटक को एकांकी और नाटक बनाते हैं। बाकी सब तो सब में मिल जाएंगे, पर ये इसमें ही मिलेंगे। पहला जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह बिंदु है संकलन त्रय। संकलन त्रय का शाब्दिक अर्थ है 3 चीजों का संकलन करना। 3 चीजें क्या हैं? काल यानी पीरियड, दूसरा कार्य यानी प्लॉट। पहले कार्य को लेते हैं। कार्य, प्लॉट, काल, प्लेस, समय, पीरियड। 3P, प्लॉट, प्लेस, कार्य, काल और स्थान, प्लेस। ठीक है, तो प्लॉट, पीरियड और प्लेस, इन 3 चीजों की एकता संकलन त्रय के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जिस किसी एकांकीकार ने इसका सफल संकलन कर लिया तो वो एकांकी अत्यंत लोकप्रिय हो जाएगा। अंदर की उसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है। तो अब आपके समझ में आ गया संकलन त्रय का मतलब है कार्य, काल और स्थान की एकता, यानी घटना एक ही समय में एक ही जगह पर और एक ही घटना घटनी चाहिए। इन घटना भी एक ही होनी चाहिए, एक जगह और एक समय तो समझ में है, पर घटना भी एक ही होनी चाहिए। ये तो इसका मतलब ये नहीं कि एकांकी का मतलब कोई समझ ले कभी एक नाटक के अंश को ला के रख दो, बोले लो ये हमारा एकांकी हो गया। छोटा नाटक का टुकड़ा ला के रख दो, एक भाग, 4, 5, 10 लाइनें। जैसे अंधेरी नगरी एक बार दिन का है, और शायद फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, पर आने वाले नए कोर्स में फर्स्ट ईयर में अंधेरी नगरी है, उसका एक हिस्सा ला के रख दो और कह दो कि भाई चलो एकांकी हो गया, तो एकांकी नहीं कहलाएगा। एकांकी अपने आप में पूर्ण होता है। पढ़ना खत्म करने के बाद मन के अंदर यह भाव नहीं रह जाना चाहिए कि यार आगे क्या हुआ। जैसे ही एकांकी खत्म हुआ तो उसका चरम संघर्ष समाप्त हो जाएगा, चरमोत्कर्ष, और उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे दर्शक या पाठक को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये हुआ संकलन त्रय। फिर से एक बार चर्चा कर लें। संकलन त्रय एकांकी की अनिवार्य शर्त है। संकलन त्रय है कार्य अर्थात प्लॉट, काल अर्थात पीरियड, स्थान अर्थात प्लेस की एकता या संकलन।
इतनी सी बात में एक ही तो रूम में, 2 ही रूम तो होते हैं। एक रूम में शंकर और सुनिया बात कर, दूसरे रूम में वो सुन रहा, जो बाहर की तरफ खुलता है, दयानंद बैठा होता है, स्टडी रूम होता है उसका। और एक ब्रेकफास्ट वगैरह का रूम होता है जहाँ ये बर्तन वर्तन धोते रहते हैं, बस इसी जगह पे। और समय भी कितना, 4 घंटे का समय, बड़ी मुश्किल से। दोपहर का खाना खत्म किया इन लोगों ने, और यहाँ से कथानक की शुरुआत होती है, और शाम की चाय पीने पर ये कथानक खत्म हो जाता है। तो कथानक कितना छोटा हो गया, समय भी छोटा हो गया, और स्थान एक कमरा हो गया। यानी संकलन तरह की, मेरी दृष्टि से संकलन तरह के आधार पर इतनी सी बात एकांकी सबसे सफल एकांकियों में से एक है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग इसे लघु नाटक कहते हैं। लघु कहानी भी निकली ना भी, ये तो अलग ही विधा है। एकांकी नाटक से भी अलग है। इसलिए संकलन त्रय को एकांकी का प्राण माना जाता है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि संकलन त्रय एकांकी का प्राण है। इसी वर्ष आया था 3rd ईयर में संकलन त्रय के बारे में, JEE के प्रश्न पत्र में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है उद्देश्य। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मम्मट ने काव्य प्रकाश में एक सूक्ति लिखी थी, जिसका मैंने अभी पठन किया, कि मंद पागल व्यक्ति भी कुछ करता ना कार्य, तो उसके मन में भी कोई न कोई प्रयोजन होता है, तभी वो हाथ पांव लकड़े इकट्ठा कर रहा है, या कपड़े इकट्ठा कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है। वो उससे, उसके मन में है ऐसा कुछ बनाना, कुछ करना, इसलिए कर रहा है। इसलिए फिर साहित्यकार तो संवेदनशील है, उसे मंद कैसे मान सकते हो आप? तो उसके मन में भी कुछ चल रहा होगा, वह भी कोई उद्देश्य लेके बैठा होगा। तो यहाँ उद्देश्य पाठकों की समझ से या मेरी समझ से ये है कि दंपति के बीच होने वाले छोटी छोटी बातों से होने वाले कलह को सामने रखना। दूसरा कि किस तरह से दंपति में 2 होते हैं, पुरुष और स्त्री। पहला भी जिद पर अड़ जाता है और दूसरा उसकी जिद मानने को तैयार नहीं होता। परिवारों में ऐसा होता रहता है, हो जाती है कोई बात, यूँ नहीं कि हर बात रोज नहीं मानते कोई बात, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी अपने प्रेम के सहारे, प्रेम के कारण कुछ मजाक में भी कुछ बुलवा लेना चाहता है कोई व्यक्ति, या कुछ ऐसा करना चाहता है, सामने वाला इनकार कर देता है। तो एक तो परिवार में ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए वो करने की बात आती है, तब संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है पात्रों के बीच। वो दिखाया गया है मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच, स्त्री और पुरुषों के बीच, पुरानी भारतीय परंपरा के और आधुनिक भारतीय परंपरा के लोगों के बीच, ये भी है इसके अंदर। क्योंकि पुराने ख्यालों के बड़े पंडित और बड़ी पंडिताइन के घर अंतर जातीय विवाह के रूप में मृदुलता आती है, जहाँ मांस पकाना क्या देखना वर्जित है,
वहाँ इसके कारण, मृदुलता के कारण अंडे और मछली बनना शुरू हो जाता है। यानी इतना भी समन्वय का प्रयास किया है एकांकीकार ने। दूसरा, यहाँ खड़ी बोली को का इश्यू बहुत लंबा चला था। भारतेंदु के बाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद से भाषा का रूप में परिवर्तन आने लगा। वरना तब तक तो क्या था कि उर्दू और अरबी फारसी कोई मतलब यूँ नहीं समझता था कि उर्दू फारसी का, वो खड़ी बोली के शब्द ही समझ लेते थे लोग। आज भी इतने शब्द घुस बैठ गए हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, ये समझने के लिए हमें शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है। हम खुद नहीं बता पाते, क्योंकि जब से हम जन्म लिए, जब से हम जन्मे हैं वही भाषा सुन रहे हैं। अब ये कैसे कह सकती है इस भाषा का शब्द नहीं है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की रचना हो गई बराबर, और उस खड़ी बोली जिसमें अरबी फारसी थे, उन्होंने लिपि का इस्तेमाल कर दिया, एक अरबी लिपि को थोड़ा चेंज करके उर्दू लिपि बना दी, और हिंदी देवनागरी में लिखी जाने लगी। तो ऐसा कुछ जो छोटा मोटा संघर्ष चल रहा था उर्दू और हिंदी के बीच, वह भी यहाँ दिखाई देता है। यानी भले छोटे से अंश के रूप में या इशारे के रूप में भी एकांकीकार हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा करता गया है, और इस उद्देश्य में वो सफल भी रहा है। एक अंतिम जो तत्व है, और होना भी चाहिए, क्योंकि नाटक और एकांकी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, किया जाना चाहिए। कुछ एकांकी तो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने लायक कि उन्हें क्या है कि मंच पर मंचन किया जाना मुश्किल लगता है, मगर मैं समझता हूँ इतनी सी बात एकांकी अभिनेता के सारे गुण रखता है। पात्रों की संख्या के कारण, रंगमंच सीधा साधा सिंपल है, कहीं कोई कुछ नहीं है, सारे दृश्य एक ही जगह घटित हो रहे हैं। मृदुलता और दयानंद की बहस भी उसी दयानंद के स्टडी रूम में, शंकर और शून्य की बहस भी एक ही रंगमंच के दो पार्ट का रखे हैं, तो दूसरे पार्ट में, और बड़े पंडित और पंडित भी आते हैं तो उसी दयानंद और मृदुलता के कमरे में ही आते हैं। पीछे से होगा पार्ट, ऊपरे कमरे होंगे तो उतर के आते हैं तो वहीं उनकी भी वार्तालाप होती है, यानी दृश्य भी वहीं का वहीं होता है। और दूसरी बात कि बहुत सीमित समय का ये कथानक है, इसलिए पात्रों को वस्त्र या वेशभूषा परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। एक ही वेशभूषा में वे ये एकांकी पूरा कर देते हैं या कर सकते हैं। ये अभिनेता का जो अभिनय, किसी नाटक के अभिनय का गुण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वस्त्र बदलने में कलाकार को समय लगता है, इतना समय उसे देना पड़े, पर ये समस्या भी नहीं रखी है। पात्रों के जो संवाद भी है वो भी इतने छोटे, इतने सरल है कि 5-10 मिनट के अंतराल में, आधे घंटे की प्रैक्टिस में वो पात्र याद कर सकता है। और थोड़े उधर उधर शब्द इधर उधर जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, भाव वैसा का वैसा ही निकलना चाहिए, क्योंकि कलाकार तो कलाकार होते हैं, वो संवाद याद कर लेते हैं। संवाद भी इतने छोटे छोटे हैं, और प्रसंगानुकूल है कि कोई नाटक
का कलाकार ने कि दूसरा भी व्यक्ति जवाब दे तो वही बोलेगा जो संवाद एकांकीकार ने लिख रखा है। इसलिए ये मेरी दृष्टि से रंगमंच, संवाद, वेशभूषा, पात्रों की संख्या आदि हर तरह से अभिनीत करने योग्य है। अभिनेता का गुण इसमें है।